हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। बात करें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की कि ये क्या होते हैं, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम ध्यान में रखे जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट को दो ब्रॉड ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। पहला वो कॉन्सेप्ट जो कि रिकॉर्डिंग स्टेज पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। इनमें आते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। और दूसरे होते हैं वो कॉन्सेप्ट जो रिपोर्टिंग स्टेज पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। इनमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट आते हैं। आज इस वीडियो में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप विच आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट्स टू बी ऑब्जर्व एट द रिकॉर्डिंग स्टेज, दैट इज while recording the transactions, and second, concepts to be observed at the reporting stage, that is at the time of preparing final accounts. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को दो ब्रॉड ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। जो है पहला कॉन्सेप्ट जो कि रिकॉर्डिंग स्टेज पर ऑब्जर्व किए जाते हैं, यानी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते टाइम, और दूसरे वो वाले कॉन्सेप्ट जो कि रिपोर्टिंग स्टेज पर ऑब्जर्व किए जाते हैं, यानी फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम। कॉन्सेप्ट्स टू बी ऑब्जर्व एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। पहला है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। According to this concept, business is treated as a separate entity from its owner. All transactions of the business are recorded in the books of the firm. Business transactions and business property are different from personal transactions and personal property. From the accounting point of view, the owner is different and the business is different. Therefore, under this concept, the capital contributed by the owner of the firm is the liability to the firm and the owner is regarded as the creditor of the firm. The business entity concept is applicable to all form of business organization. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस को उनके ओनर से सेपरेट एंटिटी ट्रीट किया जाता है। बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को फर्म की बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस प्रॉपर्टी पर्सनल ट्रांजैक्शंस और पर्सनल प्रॉपर्टी से अलग होती है। अगर बिजनेस ट्रांजैक्शंस को प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के साथ मिक्स किया जाए तो बिजनेस की करेक्ट पिक्चर अवेलेबल नहीं होती। फर्म के ओनर को क्रेडिटर की तरह ट्रीट किया जाता है, सिर्फ उतनी वैल्यू का जितनी उसने कैपिटल लगाई हो। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ओनर और बिजनेस को अलग अलग माना जाता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर ओनर के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई कैपिटल फर्म के लिए लायबिलिटी होती है और ओनर को फर्म का क्रेडिटर माना जाता है। जब भी ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर बिजनेस के फंड से किया जाता है तो उसे बिजनेस की बुक्स में ड्राइंग्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट सभी टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल होता है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। Usually business deals in a variety of items having different physical units such as kilograms, quintals, tons, meters, liters, etc. If the sales and purchase of different items are recorded in the physical terms, it will pose problems. But if these are recorded in common denomination, their total become homogeneous and meaningful. Therefore, we need a common unit of measurement. Money does this function. It is adopted a common measuring unit for the purpose of accounting. All recording therefore is done in terms of the standard currency of the country where business is set up. For example, in India it is done in terms of rupees. An implication of money measurement concept is that only those transactions and events are recorded in the books of accounts which can be expressed in terms of money such as purchases, sales, etc. Another limitation of this concept is that it is based on the assumption that the money value is constant, which is not true. The value of money changes over a period of time. The value of rupee today is much less than what it was in 2000. That is why accounting data does not reflect the true and fair view of the affairs of the business. यूजुअली बिजनेस कई वैरायटी की आइटम्स में डील करता है जिनकी अलग अलग फिजिकल यूनिट्स होती है, जैसे किलोग्राम्स, क्विंटल्स, टन्स, मीटर, लीटर एक्सेट्रा।
अगर अलग अलग आइटम्स की सेल और परचेज को फिजिकल टर्म्स में रिकॉर्ड किया जाएगा तो इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, लेकिन अगर इनको कॉमन डिनोमिनेशन में रिकॉर्ड किया जाएगा तो इनका जो टोटल होगा वो मीनिंगफुल होगा, क्योंकि अगर इनको इनकी फिजिकल यूनिट्स में एंटर करेंगे तो कई आइटम किलोग्राम में होगी, कोई मीटर में, कोई पीसेस में, तो उनका कोई कॉमन डिनोमिनेशन नहीं रह जाएगा। तो इसके लिए हमें एक कॉमन यूनिट चाहिए होती है मेज़रमेंट की, तो इस फंक्शन को मनी पूरा करता है। इसे अकाउंटिंग पर्पस के लिए कॉमन मेजरिंग यूनिट के रूप में अडॉप्ट किया गया है। इसलिए सारी रिकॉर्डिंग उस कंट्री की स्टैंडर्ड करेंसी में होती है जहाँ बिजनेस सेटअप होता है, जैसे इंडिया में रुपीज़ में, यूएसए में डॉलर्स में। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की एक इम्प्लीकेशन यह है कि अकाउंट बुक्स में वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है जिनको मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जैसे परचेज, सेल एक्सेट्रा। कोई नॉन मॉनेटरी हैपनिंग जैसे लेबर मैनेजमेंट, सेल्स पॉलिसी जो कि बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस रखती है, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इस कॉन्सेप्ट की एक और लिमिटेशन यह है कि इसमें यह अजम्पशन ली जाती है कि मनी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो कि सच नहीं है। रुपये की वैल्यू जो 2000 में थी वो आज बहुत कम है। पहले जो हम 10 रुपये में बाय कर सकते थे, हो सकता है आज उसका प्राइस 20 हो गया हो या ज़्यादा, क्योंकि मनी की वैल्यू चेंज होती रहती है। इसलिए अकाउंटिंग डेटा बिजनेस के अफेयर्स की ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। द टर्म objectivity refers to being free from bias. Accounting measurements are to be unbiased and verifiable independently. For this purpose, all accounting transactions should be evidenced and supported by documents such as invoices, receipts, cash memos, etc. These supporting documents form the basis for making entries in the books of account and for their verification by auditors. As per the items like depreciation and the provision for doubtful debts, where no documentary evidence is available, the policy statements made by the management are treated as the necessary evidence. Objectivity का मतलब होता है bias से free. Accounting measurements independently verifiable और unbiased होने चाहिए। इस पर्पस के लिए सारी ट्रांजेक्शन्स डॉक्यूमेंट्स के थ्रू सपोर्टेड होनी चाहिए, जैसे इन्वॉइस, रिसिप्ट, कैश मीमो से एविडेंस होनी चाहिए। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंट्रीज करने के लिए और ऑडिटर्स के द्वारा वेरिफिकेशन का बेसिस बनते हैं। आइटम्स जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स, जहाँ कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल ना हो वहाँ मैनेजमेंट द्वारा दी गई पॉलिसी स्टेटमेंट को नेसेसरी एविडेंस मान लिया जाता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट। रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट will be done only after identifying the transactions and measuring them in the terms of money. According to the historical record concept, we record only those transactions which have actually taken place in the business during a particular period of time and not those transactions which may take place in future. अकाउंट बुक्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन और उनको मनी के टर्म्स में मेज़र करने के बाद ही की जाती है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम खाली उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस में हो चुकी है एक पर्टिकुलर टाइम पर, ना कि उन ट्रांजैक्शंस को जो कि फ्यूचर में होंगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट। द प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट। अंडर दिस कॉन्सेप्ट, fixed assets are recorded in the books of account at the price at which they are acquired. For example, when an asset is acquired for rupees 1 lakh, it is recorded in the books of account at rupees 1 lakh. Even though the market value may be different later, you note that with the passage of time, the value of an asset decreases. Hence, it may systematically be reduced from year to year by charging depreciation and the assets be shown in the balance sheet at the depreciated value. परचेज के टाइम पर जो प्राइस पे किया जाता है उसे कॉस्ट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फिक्स एसेट को अकाउंट बुक्स में उस प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है जिस प्राइस पर उसे एक्वायर किया गया हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी एसेट को 1 लाख में एक्वायर किया गया हो तो उसे अकाउंट बुक्स में भी 1 लाख से ही रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे बाद में उसकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट हो, पर एसेट को बुक्स में कॉस्ट प्राइस पर ही बुक किया जाएगा। ये आप सब जानते हैं कि टाइम की पासेज के साथ एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, इसलिए उसे हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करके कम किया जाता है और बैलेंस शीट में एसेट को डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर शो किया जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट की एक लिमिटेशन यह है कि अगर बिजनेस किसी आइटम को एक्वायर करने के लिए कुछ पे नहीं करता तो उसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज़ अ टू-फोल्ड इफेक्ट। इन कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ अ famous dictum that every receiver is also a giver and every giver is also a receiver. For example, if you purchase any asset for rupees 10,000, you receive the asset on the one hand
and give rupees 10,000 on the other. Thus, every business transaction involves two aspects. First is the receiving aspect and second is the giving aspect. This principle is the core of double entry bookkeeping, and if this is strictly followed, it is called double entry system of bookkeeping. ये अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर पूरी अकाउंटिंग टिकी होती है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह पड़ता है। कमर्शियल कॉन्टेक्स्ट में एक कहावत है कि हर रिसीवर एक गिवर और हर गिवर एक रिसीवर होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने कोई एसेट परचेज़ की 10,000 रुपीज़ की, तो इस केस में आपको एक तरफ एसेट मिली और एक तरफ आपने 10,000 पे किए उस एसेट के लिए। तो इस ट्रांजैक्शन में टू वे इफेक्ट हुआ। पहला, एसेट में इंक्रीज़ हुआ और दूसरा एक एसेट यानी कैश में डिक्रीज़। ऐसे ही अगर आपने कोई चीज़ खरीदी क्रेडिट पर, तो यहाँ आपकी गुड इंक्रीज़ हुई, साथ ही साथ आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हुई। इसलिए हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला रिसीविंग एस्पेक्ट और दूसरा गिविंग एस्पेक्ट। ये बहुत मेन प्रिंसिपल है डबल एंट्री बुक कीपिंग का। अगर इसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है तो इसे डबल एंट्री बुक कीपिंग कहा जाता है। कॉन्सेप्ट टू बी ऑब्जर्व एट द रिपोर्टिंग स्टेज। पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, दूसरा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तीसरा मैचिंग कॉन्सेप्ट, चौथा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, पांचवा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, छठा फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट और सातवां मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। According to this concept, it is assumed that every business would continue for a long period. Keeping this in view, the investors lend money and the creditors supply goods and services to the concern. For all practical purpose, the business is normally treated as a going concern unless there is a strong evidence to the contrary. Recording of transactions in accounting is judged whether the benefits from expenses are immediate or long term. If the benefits from expenses are immediate, it is treated as a revenue, or if the benefits are for long term, it is to be treated as capital depending upon the nature of expenses. Short term benefits expenses like rent, repairs, etc. are limited to 1 year. Therefore, such expenses are fully debited to profit and loss account of that year. On the other hand, if the benefit of expenditure is available for a longer period, it must be spread over a number of years. Therefore, only a portion of such expenditure will be debited to profit and loss account. The balance of expenditure is shown as an asset in the balance sheet. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यह एज्यूम किया जाता है कि हर बिजनेस लॉन्ग पीरियड तक चलेगा। इसको ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टर्स पैसा उधार देते हैं और क्रेडिटर्स गुड सप्लाई करते हैं। सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बिजनेस को नॉर्मली गोइंग कंसर्न ही ट्रीट किया जाता है जब तक इसके अगेंस्ट कोई एविडेंस ना हो। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जज होती है, चाहे एक्सपेंस से जो भी बेनिफिट हो वो इमीडिएट हो या लॉन्ग टर्म हो। अगर एक्सपेंस से जो बेनिफिट हुए हैं वो इमीडिएट हैं तो उन्हें रिवेन्यू, और यदि बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म हो तो उन्हें कैपिटल नेचर का ट्रीट किया जाएगा। शॉर्ट टर्म बेनिफिट जैसे रेंट, रिपेयर्स एक्सेट्रा 1 साल तक लिमिटेड होते हैं, इसलिए उन्हें उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। और अगर एक्सपेंडिचर से बेनिफिट लॉन्गर पीरियड के लिए हो तो वो कई सालों तक रिकॉर्ड किया जाता है। उस एक्सपेंडिचर का कुछ पार्ट ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया जाता है, बाकी जो बैलेंस होता है एक्सपेंडिचर का उसे बैलेंस शीट में एसेट की तरह शो कर दिया जाता है। ऐसे ही फिक्स एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियडिकली टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. It also helps the interested parties to make periodical assessment of its performance. Therefore, accountants choose some shorter period to measure the results, and 1 year has been generally accepted as the accounting period. However, accounts can also be prepared even for a shorter period for internal management purposes. But 1 year accounting period is recognized by law and taxation is assessed annually. Accounting period may be a calendar year, that is January 1st to December 31, and or any other period of 12 months, say April 1st to March 31st. बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए यह ज़रूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीरियडिकली प्रिपेयर की जाए जिससे प्रॉपर कंपैरिजन की जा सके। ये इंटरेस्टेड पार्टीज़ को भी हेल्प करती है उसकी परफॉर्मेंस की पीरियडिकल असेसमेंट प्रिपेयर करने में। इसलिए अकाउंटेंट्स एक शॉर्टर पीरियड चूज़ करते हैं रिजल्ट मेज़र करने के लिए, और जनरली 1 ईयर ही एक्सेप्ट किया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के रूप में।
हालांकि इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस से अकाउंट्स को शॉर्टर पीरियड के लिए भी प्रिपेयर किया जा सकता है, बट लॉ और टैक्सेशन के द्वारा असेसमेंट के लिए अकाउंटिंग पीरियड 1 ईयर ही रिकॉग्नाइज किया गया है। अकाउंटिंग पीरियड कोई कैलेंडर ईयर हो सकता है जो कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, या कोई भी 12 मंथ्स का पीरियड जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च एक्सेट्रा। मैचिंग कॉन्सेप्ट। द मैचिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। To ascertain the profit made by the business during a particular period, the expenses incurred in an accounting year should be matched with the revenue earned during that year. For this purpose, first we have to recognize the revenues during an accounting period and the cost incurred in securing those revenues. Then the sum of costs should be deducted from the sum of revenues to get the net result of that period. All revenues earned during an accounting period, whether received or not, and all costs incurred whether paid or not, have to be taken into account while preparing the final accounts. Similarly, any amount received or paid during the accounting period which actually relates to the previous accounting period or the following accounting period must be eliminated from the current accounting period's revenues and cost. मैचिंग कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट को मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। एक पर्टिकुलर पीरियड में बिजनेस द्वारा प्रॉफिट असरटेन करने के लिए एक अकाउंटिंग ईयर में इंकर्ड एक्सपेंसेस उस ईयर के अर्न रेवेन्यू से मैच होना चाहिए। इस पर्पस के लिए पहले हमें एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न रेवेन्यू और इन रेवेन्यू को सिक्योर करने में इंकर्ड एक्सपेंसेस का पता लगाना होगा। उसके बाद कॉस्ट को टोटल रेवेन्यू से डिडक्ट किया जाना चाहिए, जिससे उस पीरियड का नेट रिजल्ट मिल सके। एक अकाउंटिंग पीरियड में अर्न सारे रेवेन्यूज़, चाहे वो रिसीव हुए हो या ना हुए हो, और सारी कॉस्ट जो भी इंकर हुई हो, चाहे वो पे की गई हो या ना की गई हो, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते टाइम। ऐसे ही कोई भी अमाउंट जो कि रिसीव हुआ हो या पे किया गया हो एक अकाउंटिंग पीरियड में जो कि प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड या फॉलोइंग अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो, उसे करंट अकाउंटिंग पीरियड की कॉस्ट और रेवेन्यू से अलग किया जाना चाहिए। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंट कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म रेफर टू दी policy of choosing the procedure that leads to understatement of assets or revenues and overstatement of liabilities or costs. The consequence of an error of understatement is likely to be less serious than that of an error of overstatement. On account of this reason, accountants generally follow the rule, anticipate no profit but provide for all possible losses. In other words, profits are taken into account only when they are actually realized, but in case of losses, even the losses which may arise due to a remote possibility should also be taken into account. That is the reason why the closing stock is valued at cost price or market price, whichever is less. इस कॉन्सेप्ट को प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। कंजर्वेटिव उस पॉलिसी को चूज़ करने के प्रोसीजर से रिलेटेड है जिसमें एसेट्स या रिवेन्यू में कमी और लाइबिलिटी और कॉस्ट को बढ़ाया जाता है। एरर ऑफ अंडरस्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंस कम सीरियस होता है एरर ऑफ ओवरस्टेटमेंट से। इस रीज़न की वजह से अकाउंटेंट्स जनरली इस रूल को फॉलो करते हैं कि प्रॉफिट का कोई एंटिसिपेशन नहीं होता, पर सारे पॉसिबल लॉसेस का प्रोविज़न बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रॉफिट को तभी अकाउंट फॉर किया जाता है जब वो एक्चुअल में रियलाइज हो जाए, बट लॉसेस के केस में रिमोट पॉसिबिलिटी के कारण लॉसेस को भी अकाउंट फॉर कर लिया जाता है। यही रीज़न है कि क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस जो भी कम हो उस पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी मीन्स दैट द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स शुड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट पीरियड्स। Comparisons are possible only when a consistency policy of accounting is followed. If there are frequent changes in the accounting treatment, there is little scope for reliability. For example, if stock is valued at cost or market price, whichever is less, this principle should be followed year to year. Consistency eliminates personal bias and helps in achieving comparable results. प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है कि डिफरेंट पीरियड्स तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब है कि कई सालों तक अकाउंटिंग मेथड में कोई चेंज नहीं होगा। कंपैरिजन तभी पॉसिबल होता है जब अकाउंटिंग की कंसिस्टेंसी पॉलिसी फॉलो की जाए। अगर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहे तो रिलायबिलिटी कम हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्टॉक की वैल्यूएशन कॉस्ट या मार्केट प्राइस जो भी कम हो उस पर की गई हो
तो यही प्रिंसिपल कई सालों तक फॉलो किया जाना चाहिए। ऐसे ही अगर डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस से लगाया जाता है तो कई सालों तक यही फॉलो किया जाना चाहिए। कंसिस्टेंसी से पर्सनल बायस ख़त्म होती है और इससे कंपेरेबल रिजल्ट्स अचीव करने में हेल्प मिलती है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट दी financial statements are to be prepared honestly and all significant information should be incorporated therein because these statements are the basic means of communicating financial information to all interested parties. Therefore, these statements should be prepared in such a way that all material information is clearly disclosed to the persons interested in its affairs. The purpose of this concept is that anybody who wants to study the financial statement should not be prejudiced by concealing any facts. It is therefore necessary that the disclosure should be fair and adequate to make impartial judgment. इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनेस्टली प्रिपेयर की जानी चाहिए और सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट सभी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का बेसिक मीन्स होता है। इसलिए इन स्टेटमेंट्स को ऐसे प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि उसकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली डिस्क्लोज हो सके। इस कॉन्सेप्ट का पर्पस यह है कि कोई भी पर्सन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की स्टडी करना चाहता है, कोई फैक्ट छुपा के उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह नेसेसरी है कि डिस्क्लोजर फेयर और एडिक्वेट होना चाहिए इम्पार्शियल जजमेंट देने के लिए। मटीरियलिटी कंसेप्ट। दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोज्ड. It only means that relevant and material information must be disclosed. Materiality primarily relates to the relevance and reliability of information. All material information should be disclosed through the financial statements accompanied by necessary notes. For example, commission paid to sole selling agents and a change in the method or rate of depreciation, if any, must be duly reported in the financial statements. ये कॉन्सेप्ट फुल डिस्क्लोज़र कॉन्सेप्ट से काफ़ी रिलेटेड है। फुल डिस्क्लोज़र का मतलब यह नहीं होता कि सब कुछ डिस्क्लोज़ किया जाए। इसका मतलब यह होता है कि रेलिवेंट और मटेरियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ की जानी चाहिए। मटेरियलिटी इन्फॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और रेलिवेंस से रिलेट करती है। सारी मटेरियल इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू डिस्क्लोज़ की जानी चाहिए, सपोर्टेड बाय नेसेसरी नोट्स। एग्जाम्पल के लिए, सोल सेलिंग एजेंट्स को पे किया गया कमीशन या डेप्रिसिएशन के रेट या मेथड में चेंज, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिपोर्ट किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।